कुल मिलाकर के प्लेटो की जो आयु ठहरती है वो 80 वर्ष की ठहरती है। नामकरण का मैंने बता ही दिया था कि कई नाम है इनके। अरिस्टोकलीस या अरिस्टोकलोस भी लोग कहते हैं इन्हें, प्लाटोन कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। गुरु का दिया हुआ नाम प्लाटोन है। लोकप्रिय जो दुनिया में हुआ वो नाम प्लेटो है। माता पिता ने संस्कारवत जो नाम रखा सबसे आरंभ में वो अरिस्टोकलीस है। और अरबी फारसी में प्लाटून को अफलातून कहते हैं। तो ये सारे नाम प्लेटो के साथ जुड़े हुए हैं। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई, मां ने दूसरा विवाह कर लिया। मैं थोड़ा सा ब्यौरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या होता है कि एक व्यक्ति कैसा बनता है और उसकी आलोचनात्मक क्षमता कैसे डेवलप होती है, इसमें उसके जीवन को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो होता क्या है कि पिता का निधन हो जाता है, माँ दूसरा विवाह कर लेती है, और जब माँ दूसरा विवाह कर लेती है तो समझ ही सकते हैं कि प्लेटो एक तरह से उपेक्षित हो जाते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए। और उस तरह का वात्सल्य या स्नेह नहीं मिल पाता है जिस तरह का अमूमन बच्चों को मिलना चाहिए या मिलता है। जन्म के 4 वर्ष पहले से ही स्थितियां ये रहती है कि स्पार्टा लड़ाई छेड़ चुका होता है एथेंस में, और अपनी आयु के 23 वर्ष तक प्लेटो अपनी आंखों के सामने जो है एथेंस को टूटता हुआ बिखरता हुआ देखते हैं और बचा भी नहीं पाते, कुछ कर भी नहीं पाते। एक नौजवान सा लड़का क्या कर पाएगा? नौजवान सा लड़का जिसे अभी भविष्य में जाकर के प्लेटो होना है, जिसे एक विद्यापीठ स्थापित करना है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। वो एक लड़का है और 18-19 साल का, और उसी के बीच वो संपर्क में आता है सुकरात के, और सुकरात से बहुत मुतासिर होता है, प्रभावित होता है, इंस्पायर होता है, और उनके विचारों को लेकर के वो एक तरह से अपने अंदर भी जो एक अकुलाहट है, एक बेचैनी है, वो महसूस करता है। तो ये भी चल रहा होता है। उसी के बाद 399 में, यानी कि आप जानते हैं कि 404 के आसपास में युद्ध खत्म होता है, एथेंस की पराजय, इसकी एक टीस तो रहती ही है प्लेटो के मन में। इसके साथ ही 5 वर्ष के बाद क्या होता है कि सुकरात को मृत्युदंड दे दिया जाता है। किसी के लिए भी उसका गुरु या उसका उस्ताद जिसे गैर वाजिब वजहों की वजह से मृत्युदंड दिया जा रहा हो, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आघात प्लेटो को लगा होगा। ताजुब की बात है कि गणतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी कहने को कहा जाता है। 501 निर्णायक जो है दल के व्यक्ति थे, जिसमें से 280 लोगों ने सुकरात के खिलाफ जो है अपना मत दिया था। 60 अधिक मत प्राप्त हुए थे, जिसमें यह कहा गया था कि सुकरात को मृत्युदंड दे देना चाहिए। तो बचपन में पिता चले गए, जीवन से वात्सल्य चला गया, एथेंस हाथ से चला गया जो जन्मभूमि थी, और फिर उसके बाद गुरु भी चला गया। इतनी चीजें काफी होती है किसी व्यक्ति को एक तरह से कहते हैं ना कि उसके हृदय को कठोर बनाने के लिए, या उसकी संवेदनशीलता को लगभग लगभग खत्म करने के लिए या ढहाने के लिए। इतनी सारी चीजें काफी होती है। वही इनके साथ भी हुआ। इसके बाद सुकरात, माफ करिएगा, प्लेटो जो हैं वो एथेंस में रुकना नहीं चाहते थे, या उन जगहों पर नहीं रहना चाहते थे जहां वो रहे थे और जहां लंबा समय उन्होंने बिताया था। तो वो क्या करते हैं कि वो घूमने निकल जाते हैं। हम इसे अपनी शब्दावली में घूमना कहते हैं, दूसरी शब्दावली में इसको अध्ययन करना भी कहते हैं। ज्ञान पिपासा जो एक प्रभाव रहता है सुकरात का, वो प्रभाव खत्म नहीं होता। गुरु के न रहने पर वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, और कहते हैं कि 12 वर्षों तक वो घूमते रहे, यानी कि अध्ययन करते रहे। 12 वर्ष का आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। तुलसी भी 12 वर्ष ही रहे थे बनारस में। कालिदास के साथ पता नहीं कितना समय है, आप ही लोग जानते होंगे मुझसे बेहतर। तो ये और 12 वर्ष का वनवास तो चर्चित है ही है। तो ये 12 वर्ष का जो आंकड़ा है, पता नहीं उसका क्या संदर्भ बनता है या क्या, ये भी कभी किसी आदमी को खोजना चाहिए
कि आखिर ये जीवन की इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं में 12 वर्ष ही क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहरहाल प्लेटो के जीवन में ये महत्वपूर्ण है। और प्लेटो जब पूरी दुनिया में इसे नहीं कहूंगा, आप पूरी दुनिया का मतलब एथेंस के आसपास जहां तक वो जा सकते थे, घूम सकते थे, देख सकते थे, समझ सकते थे, पढ़ सकते थे, सीख सकते थे, जान सकते थे, वहां तक जाते हैं और जाने के बाद फिर वो लौटते हैं। 23 वर्ष के जो है अवस्था में एथेंस पराजित हो गया था। 27 के आसपास की अवस्था में आप कह सकते हैं कि वो निकले बाहर, और उसके बाद 12 वर्ष जोड़ लीजिए, उसमें से 29 10 39, यानी कि तकरीबन 40 की उम्र में प्लेटो वापस लौटे एथेंस। और एथेंस वापस लौटने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक विद्यापीठ की स्थापना की। इसे ही यूरोप का पहला विश्वविद्यालय या यूरोप का पहला विद्यापीठ कहा जाता है, जो ज्ञान का केंद्र बनकर के सामने आया। इस विद्यापीठ ने प्लेटो को तो बहुत अलग तरह से आइडेंटिफाई किया ही, या प्लेटो की शख्सियत को बहुत ऊपर बढ़ा चढ़ा के मतलब जो महत्वपूर्ण स्थान होता है उस स्थान पर ले जाकर के स्थापित किया। दूसरा ये भी किया कि इसने बहुत सारे स्कॉलर्स पैदा किए। हम केवल एक का नाम जानते हैं या एक के बारे में जानते हैं, बाकी में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी भी रहे होंगे और वो कमतर नहीं रहे होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो अरस्तु के टक्कर के नहीं रहे होंगे। प्लेटो खुद ही कहते थे कि भाई अरस्तु जो है हमारे विद्यापीठ का क्या है, अगर बाकी सारे के सारे मेरे शिष्य या विद्यार्थी जो है शरीर हैं, तो अरस्तु जो है इस विद्यापीठ के मस्तिष्क के बराबर है। इससे भी आप उम्मीद कर सकते हैं या जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि अरस्तु का महत्व क्या रहा होगा। खैर, वो विद्यापीठ उन्होंने चलाया, और 347 ईसा पूर्व में जो है प्लेटो का जब निधन हो गया, तो आगे चल करके ये उम्मीद थी अरस्तु को कि ये विद्यापीठ इसका उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। लेकिन चूंकि अरस्तु एथेंस के नहीं थे, सुदूर मकदूनिया से आए थे, और आप जानते हैं कि हर जगह आज ही नहीं पहले भी क्षेत्रवाद और समुदायवाद और जातिवाद और न ये बहुत लंबे समय से रहा है। तो अरस्तु को बनने नहीं दिया गया। ये कथा हम अरस्तु के साथ देखेंगे या इस पर विचार करेंगे। खैर, तो प्लेटो ने अपने इस 80 वर्ष की आयु में जो चीजें रची या जो दिखाया, या वो तो बहुत है, किसमें नहीं है। आप राजनीति विज्ञान में आप उसको पढ़ते ही होंगे, दर्शन में जाएंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, चिकित्सा में जाएंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। बहुत सारे डिसिप्लिन है जिसमें प्लेटो को पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ साहित्य में प्लेटो को लेकर के जो चीजें, जिन चीजों पर हम बातचीत करते हैं, वो चीजें क्या है। एक तो ये है कि जो अनुकरण का सिद्धांत है, जिसे हम थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहते हैं या थ्योरी ऑफ मिमेसिस जिसे कहते हैं, एक उस पर बातचीत करते हैं हम। और उसी पर बातचीत करते हुए हम इस चीज को भी देख लेते हैं कि जब उस संदर्भ में वो होमर की आलोचना करते हैं, तो कला की और माध्यमों या कला के और संदर्भों का भी रहस्य जैसे कि खोल देते हैं। या जो आइडियल स्टेट का जो उनकी थ्योरी है, जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत प्रचलित थ्योरी है, उस थ्योरी को भी हम साहित्य के साथ जोड़ देते हैं कि आखिर प्लेटो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों रख रहे थे, और क्यों जो है सूरवीर और सूरमा और बलशाली और ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे बनस्पत उनको जो कवि हृदय हो या सुकुमार हो। वो मनुष्य को क्या है, बहुत कोमल, सुकुमार या संवेदनशील बनाने के बजाय इस बात पर बल दे रहे थे कि उसे ताकतवर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर के अपने युवावस्था तक देखा था कि बल न होने का नुकसान क्या होता है, और जब बल वाले भिड़ जाते हैं तो बुद्धि वाले फिर कुछ कर नहीं पाते। इस तरह का भी एक वो कह सकते हैं कि मनोदशा उनकी बन गई थी। देशाटन वगैरह करने के बाद जब प्लेटो ने विद्यापीठ स्थापित किया, तो एक तरह से जो उनका आंतरिक मन था, तो ये बदला। स्वभाव से प्लेटो कवि हृदय थे, पर दुनिया को उन्होंने जो अपना स्वरूप दिखाया, या जो उनका मन था कवि वाला, उसको उन्होंने दबा दिया। प्लेटो की कविताएं अगर आप पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मुझे लगता है कि पोएट्री फाउंडेशन पर उनकी कविताएं मिल जाएंगी।
ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स। जब आप ये सर्च करेंगे तो उसमें प्लेटो की कविताएं संकलित हैं। फिर से मैं नाम दोहरा दे रहा हूं, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स। इस संकलन में जो है प्लेटो की कविताएं हैं, आप वहां जाकर के प्लेटो की कविताएं देख सकते हैं। कविता को प्लेटो क्या मानते थे और कवि को क्या मानते थे? कविता के बारे में या कवि के बारे में प्लेटो की वही अवधारणा है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ भी कवि के बारे में ये कहा गया है कि कवि कौन होता है? जिसमें प्रतिभा होती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास सेकेंडरी और थर्ड तरह के जो है एलिमेंट्स है जिन पर हम ज्यादा से ज्यादा विचार करते हैं, लेकिन जिस पर सबसे अधिक विचार करते हैं वो है टैलेंट। और टैलेंट को हमारे यहाँ कहा गया है कि ये बाय बर्थ होती है, यानी कि कवि जो है वो प्रतिभा संपन्न होता है और जन्मजात होता है। और यह भी कहा गया कि उस पर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की अगर कृपा ना हो तो वो कवि करे ही ना। मैं कब कविता लिख देता हूं मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सचेत होकर नहीं लिख पाता। ये जो लोग कहते हैं या इस तरह का जो वक्तव्य आपको सुनने को मिलता है वो दिखाई देगा। प्लेटो भी कवियों के बारे में या कविता के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि जो ये कवि कर्म है पूरा का पूरा, वो कहते हैं कि ये क्या, ये डिवाइन फ्रेंजी है एक तरह से। डिवाइन फ्रेंजी कहने का मतलब है कि दिव्य किस्म का एक पागलपन है। तो क्या पागलों को जगह मिलनी चाहिए एक आइडियल स्टेट में? वो ये भी कहने से नहीं बचते कि दरअसल जो ईश्वरीय उन्माद है, जो डिवाइन मैडनेस है, वो डिवाइन मैडनेस जो है एक प्रकार से काव्य के सर्जन में सहायक होती है या कवि को जो है वो सृजनात्मक रूप से समृद्ध करती है। ये डिवाइन मैडनेस या डिवाइन फ्रेंजी या डिवाइन जिसे कहते हैं कि दिव्य, इस तरह की बातचीत प्लेटो बराबर करते हैं। बराबर क्यों करते हैं इसको भी आप जोड़ करके देखिएगा। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी में विश्वास रखते हो तो आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स बाद में जहां से को शुरू करता है या खड़ा करता है, प्लेटो का कॉन्सेप्ट भी उससे बहुत पहले ईसा पूर्व लगभग 4वीं शताब्दी में ही इस जो है कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा होता है कि कवि कर्म क्या होता है। कवि कर्म जो है वो सचेतन कर्म नहीं है। कवि कर्म ऐसा नहीं है जिसे हम अपने दैनंदिनी से हासिल करते हैं या हासिल कर रहे होते हैं। कवि कर्म वो होता है जिसे हम क्या है, ईश्वरीय आशीर्वाद से हासिल कर रहे होते हैं। जो म्यूज है और ये जो वाणी की देवी है, जो सरस्वती है, उसकी कृपा जब होती है हम पर तो जो है कविता बरकत के रूप में हमें हासिल होती है। ऐसा वो कहना चाह रहे थे। मैं ये जब कह रहा हूं तो आप इस बात की तरफ भी ध्यान रखिए कि आगे के जो आलोचक आएंगे, प्लेटो से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। आप अगर आधुनिक काल के आधुनिक से आधुनिक विचार को भी पढ़ेंगे तो भी प्लेटो का ये सिद्धांत आएगा। क्योंकि दो लोग आएंगे, मैं एक की चर्चा अभी करूंगा क्रोचे की, और दूसरी चर्चा जो है होगी रिचर्ड्स की। आप जानते हैं कि रिचर्ड्स ने क्या कहा था कविता को लेकर के या कवि कर्म को लेकर के क्या कहा था? कोई बताए इसमें से जिसने भी थर्ड ईयर की कक्षा की है कि रिचर्ड्स कवि कर्म को लेकर के या कविता लेखन को लेकर के क्या कहते हैं? So 7 types of ambiguity. हाँ, सुनील। सर 7 types of ambiguity जो है वो रिचर्ड्स की। मतलब क्या? सर उसमें ये है कि कविता जितनी ही अस्पष्ट होगी, मतलब जितने भी उसके अधिक अर्थ होंगे, मतलब कविता के अनेक अर्थ होंगे, वो लंबे समय तक जीवित होगी। नहीं, मैं उस संदर्भ में नहीं कहना चाह रहा हूँ सुनील, या ना मैं उस संदर्भ में पूछ रहा हूँ। मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि जब प्लेटो डिवाइन मैडनेस या डिवाइन फ्रेंजी कह रहे हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी का एक आलोचक कविता को क्या डिवाइन मैडनेस या डिवाइन फ्रेंजी से बाहर निकालने की कोशिश करता है या नहीं करता है? सर इसके लिए टी.एस. इलियट भी कहते हैं, उनका जो निर्वैयक्तिकता है तो उसमें भी वो मतलब कि कभी। नहीं सुनील, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। टी.एस. इलियट जो कहते हैं निर्व्यक्तिकता की, वो छोड़ दीजिए। वो निर्व्यक्तिकता लेखक के व्यक्तित्व से है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर जो है ईश्वर की कृपा नहीं है लिखने की और इस तरह की। टी.एस. इलियट का कॉन्सेप्ट यहाँ हम नहीं लेंगे। फिलहाल हम ये लेंगे, मैं ही खोल देता हूँ, शायद प्रदीप को, स्वाति को, कोमल को, इन लोगों को याद ना हो, तो मैं ही बता देता हूँ आपको कि रिचर्ड्स कहते हैं कि हम अपने दैनंदिनी में कोई भी काम नया कर रहे होते हैं क्या? जैसे हम खा रहे हैं, जैसे हम उठ रहे होते हैं, जैसे हम कपड़ा पहन रहे होते हैं, जैसे हम काम कर रहे होते हैं, वैसे ही हम कवि कर्म भी कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि रिचर्ड्स का सबसे बड़ा योगदान ये था कि वो 20वीं शताब्दी में इस बात को लेकर के चिंतित थे कि पोएट्री को कैसे साइंटिफिक जो है बनाया जाए।
वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए, और इसीलिए साइकोलॉजी के साथ उसका एक रिलेशन स्थापित कर रहे थे या उसका संबंध दर्शा रहे थे कि आने वाले शताब्दी जो होगी वो क्या होगी, वो टेक्नोलॉजी की शताब्दी होगी, वो साइंटिफिक एज होगा, और उसमें हम भावों के आधार पे ये नहीं कह सकते कि भाई कविता को बहुत आगे तक ले जाकर के नहीं स्थापित कर सकते, मतलब कविता हाँफने लगेगी। रिचर्ड्स को ये लगा था कि अगर हम कविता की व्याख्या या उसकी एनालिसिस या उसको अगर हम किसी साइंस के साथ अटैच ना करे या किसी विज्ञान के साथ अटैच ना करे, भले ही मनोविज्ञान क्यों ना हो, तो उसकी आयु कम हो सकती है, क्योंकि आगे के लोग उसको किनारे कर देंगे। तो मैं शबीर साहब मैं आता हूं वहां। तो कहा कि एक तरफ चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का एक आदमी है जो कविता को अभी अभी समझने की कोशिश कर रहा है और नई तरह के की थ्योरी या सिद्धांत लेकर के आ रहा है, और दूसरी तरफ जो है 20वीं शताब्दी का एक जो है आलोचक है जो बिल्कुल साइंटिफिक एज का आलोचक है, और वो आलोचक कह रहा है कि भाई कवि कर्म कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप उसमें स्पेशल कर रहे होते हैं, विशेष कर रहे होते हैं, और समथिंग अलग तरह की अनुभूति हो रही होती है आपको, दरअसल आप जो और काम कर रहे होते हैं उसी तरह का काम कर रहे होते हैं, ये बहुत ही सचेत ढंग से हो रहा होता है, और डिवाइन फ्रेंजी या डिवाइन मैडनेस जैसी कोई चीज यहां पर कम से कम लागू नहीं होती। मैं अभी रिचर्ड्स को पढ़ाऊंगा आगे चल के। मेरा काम ये था कि आप इस चीज को याद रखिएगा, और शुरू में देखिए कि कैसे ये कह रहे हैं। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में भी इसको किस तरह से रखा जा रहा है या बताया जा रहा है, यह भी ध्यान रखिए कि भारतीय काव्य शास्त्र ने कह तो दिया कि काव्य हेतु में प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति भी है, अभ्यास भी है, लेकिन पूरे काव्य शास्त्र की परंपरा उठा करके देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा और जिस बात पर बल दिया गया वो दिया गया प्रतिभा पर। और प्रतिभा को क्या कहा गया, प्रतिभा को ये नहीं कहा गया कि उसे आप हासिल करते हैं, प्रतिभा को इस चीज से जोड़ा गया कि ये बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। आज भी हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये मानते हैं कि जो जेनेटिक प्रभाव होता है, विरासत में चीजें मिलती हैं, कवि कर्म, संगीत कर्म, ये सब बहुत सारी चीजों के बारे में एक सामान्य अवधारणा है कि ये विरासत की चीजें हैं, इसे व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा बहुत हद तक जो है समृद्ध नहीं किया जा सकता। खैर शबीर आप क्या कह रहे थे? सर वही सर, आपने रिचर्ड की बात की सर। रिचर्ड जो है संप्रेषण के सिद्धांत में सर जो बताता है कि अभिव्यक्ति का माध्यम, एक तरीके से बताते हैं कि कविता जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो सर वो बता दो चीजें उसमें लेकर आते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक जो रागात्मक दृष्टिकोण से। तो सर वैज्ञानिक वो कहते हैं कि कविता जो है रागात्मक दृष्टिकोण से प्रभावी है, लेकिन सर आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया तो समझ नहीं पाया सर, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं गलत हूँ या फिर। गलत तो कुछ होता नहीं मेरी नजर में विद्यार्थी का भी, बस थोड़ा सा ये है कि धैर्य रखे और रिचर्ड्स के पास आ जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि कविता रागात्मक वृत्ति नहीं होती, आप चीजों को ध्यान से सुनिए। मैंने ये कहा कि रिचर्ड्स ये कह रहे थे कि अगर हम साइंस के एज में कविता को साइंटिफिक नहीं बनाएंगे तो कविता दम तोड़ देगी एक तरह से, इसीलिए वो मनोविज्ञान के साथ क्या कर रहे थे, उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे या उसका एक संबंध डेवलप कर रहे थे, और इस संबंध को डेवलप करके फिर वो आगे चल करके उसकी एनालिसिस करते हैं। और ये जो ब्रह्मानंद सहोदर और ईश्वरीय या डिवाइन जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग लगभग वहां पर स्थापित नहीं होता, वो खारिज हो जाता है, जैसे कि खत्म हो जाता है एकदम से। आप मॉडर्न एज की एक थ्योरी के साथ जुड़ जाते हैं, नई समीक्षा में ज्यादातर ऐसा होता है। वैसे तो जन्म इलियट के यहाँ ही हो जाता है, पर रिचर्ड्स अपनी तरह से एक काम कर रहे होते। मैंने कहा कि इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी रागात्मक वृत्ति और अंतर्वेशी या अपवर्जी जो काव्य है और काव्य का संदर्भ है उस पर तो बाद में बात करेंगे। ये बातचीत मैं अभी भी कर सकता हूँ, रिचर्ड्स की किताब मेरे सामने ही रखी हुई है, लेकिन मैं अभी करके बहकना नहीं चाहूंगा और चीजों को और कठिन नहीं बनाना चाहूंगा, तो आप थोड़ा धैर्य रखेंगे। हाँ, ठीक है मैं सर। ये कह रहा था कि डिवाइन शब्द को लेकर के मैं बातचीत कर रहा था। ये शब्द मैंने आपके सामने रख दिया है, आप इस शब्द को जितना चाहे तोड़िए, जितना मरोड़िए, भारतीय काव्यशास्त्र के हवाले से, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के हवाले से, प्लेटो के समय में जाकर के तोड़िए, होरेस के समय में जाकर के तोड़िए, आप वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के समय में आइए, या फिर आप रिचर्ड्स के समय में आकर के इसको तोड़िए, लेकिन देखने की कोशिश करिए कि कवि कर्म से जुड़ी हुई जो सच्चाई है या कवि कर्म का जो यथार्थ है कि क्या वो आज भी 21वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक के लगभग लगभग दूसरे बरस में इस बात को मानता है कि कविता जो है, कवि कर्म जो है वो एक दिव्य कर्म है, वो एक डिवाइन किस्म का एक वर्क है, कार्य है, इस तरह से।
अगर मानता है तो सोचना पड़ेगा कि प्लेटो की थ्योरी जो 4 सदी ईसा पूर्व थी और आज जो हमारी थ्योरी है कि सच में ये डिवाइन किस्म का अगर कोई काम है तो उसके बीच की चीजें कहाँ है, ये ढूंढ सकते हैं आप, एक रास्ता है भविष्य में कभी। खैर, तो कविता और दिव्य प्रेरणा की चर्चा, ये वो जो यौन है, यौन जो संवाद है, वो यौन में जो है इसकी बातचीत करते हैं। और उसी तरह से अब वो डिवाइन फ्रेंजी, डिवाइन मिलनेस जैसी शब्दावलियां लाते हैं। खैर, अब हम आते हैं अनुकरण पर। हमें जो चीजें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में प्लेटो पर जो बातचीत करनी है उसमें एक ही चीज है, अनुकरण। और इस अनुकरण को, प्लेटो को पढ़ने के साथ ही हम अरस्तु के साथ पढ़ेंगे और फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जब तक आप अरस्तु को नहीं पढ़ेंगे तब तक प्लेटो का जो सिद्धांत है अनुकरण को लेकर के, इमिटेशन को लेकर के, मिमेसिस को लेकर के, वो बहुत ही अधूरा जान पड़ेगा। अब अरस्तु क्या करते हैं कि प्लेटो के साथ मिल करके उस सिद्धांत को पूरा करते हैं, दोनों मिल करके। प्लेटो आपको मालूम होगा कि प्रत्ययवादी दार्शनिक है या प्रत्ययवादी आलोचक है, या आप जानते ही हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। प्रत्ययवादी मतलब आइडियलिस्टिक। क्या होता है आइडियलिस्टिक? प्रत्ययवादी किसको कहते हैं सर और प्रत्ययवाद का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्ययवादी हाँ, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मानता है कि मतलब जो संसार है वही मतलब संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, अगर भारत की भाषा में कहें। और प्लेटो मानते थे कि जो संसार बनाया गया वो भगवान के द्वारा बनाया गया और इसका जो विचार है या जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भगवान के मन में सबसे पहले आया, इसीलिए संसार उसका जो मतलब एक प्रकार से प्रतिक्रिया है, एक प्रकार से उसका अनुकरण मात्र है, इसलिए जो ईश्वर का विचार है या जो विचार है वो सत्य है, संसार नहीं। ठीक स्वाति, अच्छा बताया। तो क्या है कि वो प्रत्ययवाद में विश्वास रखते थे, आइडियलिस्टिक थे। और प्रत्यय का जो अर्थ होता है, प्रत्यय का अर्थ होता है मतलब विचार। तो विचार भी कैसा? तो परम सत्य जिसको कहते हैं कि विचार ही परम सत्य है, जहां पर विचार सर्वोपरि है, विचार से आगे कुछ नहीं है, विचार ही श्रेष्ठ है, वो कह के। विचार ही नित्य है मतलब परमानेंट है, विचार ही एक है, उसके उसे दो नहीं कर सकते। जो अद्वैतवाद की जो थ्योरी हमारे यहाँ है, आप इसके साथ भी इसको देख सकते हैं। और कहते हैं कि विचार ही अखंड है, उसको तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं हो सकते उसके। और उसका जो रचना है, उसकी जो निर्मित करने वाला है, जिसने उसे रचा है उस विचार को, या जिसकी मस्तिष्क में वो पहले पहल उपजा है या उसकी उपज हुई है, दरअसल वो कौन है? वो ईश्वर है, वो ईश्वर है। प्रत्ययवाद के बारे में आप ये याद रखिएगा कि प्रत्ययवादी जो होते हैं वो ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। प्रत्ययवादी जो होते हैं उसमें विचार ही उनके केंद्र में होता है, विचार ही महत्वपूर्ण होता है, विचार ही परमानेंट होता है, और विचार जो है क्या है, कभी भी खंडित नहीं होता है, ये मान के चलते हैं। एक तो ये एक जो सैद्धांतिक प्रभाव है वो। मन से प्लेटो क्या है? मन से जो है प्लेटो एक तरह से आत्मवादी है। आत्मवादी का अर्थ ये होता है कि जो आदमी, आत्मवादी का क्या अर्थ होता है जरा आप बता दें तो मुझे सहूलियत हो जाएगी, मैं आपके मुंह से सुन लूंगा। मतलब आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का क्या फर्क होता है? सर, जो वस्तुनिष्ठ होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है, लेकिन जो आत्मनिष्ठ होता है वो सबकी दृष्टि मतलब अपने अपने तरीके से होती है। मतलब जैसे आप आत्मनिष्ठ को सब्जेक्टिव मान लें और वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव मान लें। कोमल, ठीक कहा तुमने। वस्तुनिष्ठ और जो आत्मनिष्ठ होता है उसको इस तरह से भी आप देखने की कोशिश करिए कि वो यथार्थवादी होता है। जो वस्तुनिष्ठ होता है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ खड़ा होता है, और उसके केंद्र में क्या होता है कि उसके केंद्र में वस्तु होती है, ठीक है ना। वो वस्तु के तथ्य और उसको देख करके ही अपनी बात कहता है। वो बहुत भाव के आधार पर या संवेदनशीलता के आधार पर सेंसिटिव होकर के इस तरह का कोई भी अप्रोच सामने नहीं रख सकता है। लेकिन जो आत्मवादी होता है कि हमें कैसा लगता है, हमें आप कैसे लगते हैं, आपका ये विचार कैसा लगता है, हमें ये घर कैसा लगता है, हमें ये किताब कैसी लगती है, हमें वो लेखक कैसा लगता है, ये जो हम अपने तय खड़ा करते हैं,
जिसमें हम हमारी पूरी की पूरी जो भावनात्मक हमारा जो जुड़ाव होता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम जिस तरह से चीजों को देखते हैं उसी तरह से संसार को बताते हैं। इस तरह का जो अप्रोच होता है वो दरअसल वस्तुनिष्ठ ना होकर के आत्मनिष्ठ किस्म का अप्रोच होता है। तो उस ढंग से वो इस तरह के थे, और सैद्धांतिक ढंग से वो प्रत्ययवादी थे। और उन्होंने एक थ्योरी दी अनुकरण की। अनुकरण दरअसल ये जो ग्रीक जो शब्दावली है वो माइमेसिस, निर्मला जैन ने इसका जो हिंदीकरण किया है वो बताया है कि उसको तोड़ करके ये माइमेसिस है, और कुछ लोगों ने इसे मिमेसिस भी कहा है। तो माइमेसिस कह लीजिए या मिमेसिस कह लीजिए, जिसको अंग्रेजी में जो है इमिटेशन कहते हैं, और हिंदी में जिसका अनुवाद अनुकरण लगाते हैं। इस अनुकरण पर बातचीत होती है। प्लेटो ये कहते थे कि ये जो दृश्यमान जगत है जिसे हम आंखों से देखते हैं, जो गोचर संसार है, या जिसे आप कह सकते हैं कि जो वस्तु जगत है, ये क्या है कि ये जो प्रत्यय है, जो परम सत्य है, जो ईश्वर है, एक तरह से उसका अनुकरण है, उसका अनुकरण है। ईश्वर को ये हम लोग कहानी सुनते हैं ना कि भाई ईश्वर अकेला अपने को महसूस कर रहे होंगे, तो उनको ख्याल आया कि एक रोचक किस्म का या एक दुनिया होनी चाहिए, फिर उन्होंने उनको ख्याल आया तो उन्होंने दुनिया बना दी, आदि आदि बहुत तरह के इस तरह के किस्से आपने सुने होंगे। यहाँ इस तरह से समझिए कि उनको विचार आया कि एक दुनिया होनी चाहिए। तो विचार कहाँ आया? सबसे पहले उनके दिमाग में आया। अगर ईश्वर कोई व्यक्ति की तरह है तो, या उसका रूप हम महसूस करते हैं तो। अब तो चूंकि विचार आया, फिर विचार कहाँ आया? विचार इस गोचर जगत में तब्दील हो गया। ये दूसरा, यानी कि सत्य वो था जो यहाँ आया, और इस सत्य का प्रतिबिंब या जो इस सत्य का जो रूप है वो कहाँ आया? आंखों के सामने। ये दूसरा हुआ। और कहा कि ये जो आंखों के सामने, यानी कि प्रत्यय जो है कुल मिलाकर के आप ये जान जाइए कि प्रत्यय जो है ईश्वर की के अंदर जो विद्यमान है, या ईश्वर के अंदर निर्माण को लेकर के, या ईश्वर के अंदर संरचना को लेकर के, या जगत की निर्मिति को लेकर के जो भाव आया, उसको एक तरह से प्रत्यय कहा गया। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि उसका आभास या उसका प्रतिबिंब या उसका जो है वस्तु जगत, ये संसार, ये दृश्य जगत जो हमारी आंखों के सामने है वो आया। और तीसरा स्थान जो है वस्तु जगत के प्रतिबिंब का, यानी कि अब उस वस्तु जगत का प्रतिबिंब क्या है? तो कला जगत है। वस्तु जगत का प्रतिबिंब कला जगत है। कला जगत वस्तु जगत के पूर्व नहीं है, वस्तु जगत के पश्चात है। हाँ, ये अलग बात है कि अरस्तु के यहाँ जाते जाते ये थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करता है, या रिप्रोडक्टिव बना देता है, या रिक्रिएटिव बना देता है। पर प्लेटो के यहाँ ऐसा नहीं था। प्लेटो दूसरी तरह से देख रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो कला जगत है ये वस्तु जगत की नकल है या उसका अनुकरण है। अनुकरण कहने का अर्थ सीधे सीधे प्लेटो का मामला जो है नकल से था। नकल से मतलब एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे दूसरा, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि तीसरा क्या है? तो तीसरा ये है कि ये जो वस्तु जगत का ही परिणाम है कला जगत। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक जगह कहते हैं कि भाव प्रसार के भीतर ही ज्ञान प्रसार होता है, या ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। दोनों में सही कौन सा है? बताइए। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। तो ज्ञान जो प्रसार है, या ज्ञान का जो दायरा है, या जो ज्ञान का क्षेत्र है कलाकार के लिए या मनुष्य के लिए, वो किसको देख करके आता है? कोई अनदेखी किस्म की चीज को देख करके आता है, या वो इस जो गोचर जो संसार है, ये जो दृश्यगत जो जगत है, जो विजुअलाइज है, जो हमारी आंखों के सामने दिखता है और जिसे हम तमाम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर पाते हैं, उससे आता है, या उससे परे से भी कहीं आता है? अधिकांशतः तो दृश्य जगत से ही आता है सर, बाकी तो कल्पना भी रहती है। कल्पनाएं, लेकिन कल्पनाएं जो रहती हैं, सोनू ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें एक शब्द जोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें एक शब्द जोड़ दिया है कि जो है वो दृश्य के सहारे आती है कि ज्ञान इंद्रियों के और रूप से आती है। यानी कि ज्ञान इंद्रियों के जो माध्यम है, हमारे कान जो सुनते हैं, हमारी त्वचाएं जो स्पर्श करती है, हमारी जीवा जो स्वाद लेती है, हमारा नाक जो सूंघ करके महसूस करता है, उसके द्वारा आती है, या किसी और के द्वारा। आप जिसे कह रहे हैं कि कल्पना के द्वारा आती है, या शबीर ने भी कल्पना की आवाज उनके यहाँ से आई थी। क्या आप कल्पना क्या है?
भाव का ही तो विस्तार है या उससे अलग है? सर जो चीज हम देखे रहेंगे उसी के बारे में तो कल्पना करेंगे, जब देखे ही नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे? मैं वही पूछना चाह रहा था कि क्या यस सर। कल्पना तो कोई ऐसी भी होती है जो आप जिसके बारे में आपका जो नॉलेज का दायरा है, जो आपके नॉलेज के दायरे से बाहर हो, ऐसी कोई कल्पना आप कभी कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ सर एक एग्जांपल ये है कि जो जन्म से अंधे होते हैं, उनको अगर सपना भी आता है तो सिर्फ सुनाई देता है, मतलब वो कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं या फिर रियलाइज नहीं कर पाते हैं देखने का। तो आप समझ सकते हैं जो चीजें हमारे मूर्त रूप में होती हैं उसी को हम कल्पना भी कर सकते हैं। हाँ, रियल तो मैं एग्जांपल। मैं वही कहना चाहता था। तो इसीलिए अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात को समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि भाई ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। कुछ भी हमारा इमोशन जो है, चाहे कितनी भी उड़ाने क्यों ना उड़े, लेकिन वो हमारे नॉलेज के दायरे से या उसकी परिधि से बाहर नहीं जा सकता। अब इस बात को आप समझ लीजिए। अब आइए प्लेटो के पास। प्लेटो कहते हैं कि ये जो कला जगत है ये दरअसल वस्तु जगत का ही अनुकरण है। क्योंकि कलाकार क्या करेगा? कलाकार कला के अपने तमाम उपादान कहां से हासिल करेगा? वस्तु जगत से ही तो हासिल करता है। और वस्तु जगत दरअसल किसका अनुकरण है? प्रत्यय का अनुकरण है। उस परम सत्ता, उस परम विचार का अनुकरण है। वो ईश्वर की खोपड़ी में जो कोई खुरगुंती आई होगी या कोई विचार आया होगा, कोई अकुलाहट हुई होगी और उसने इस संसार को बनाया होगा, इसका है। तो पहला क्या है? प्रत्यय है सत्य। दूसरा क्या है? ये आभासी दुनिया यानी कि ये वस्तु जगत। और तीसरा क्या है? उस वस्तु जगत का अनुकरण यानी कि कला जगत। तो कहा कि ये है। इसीलिए प्लेटो ने यह कहा कि कविता या कला सत्य से तिगुना दूर है। कविता या कला, केवल कविता नहीं, कविता या कला सत्य से तिगुना दूर है। थ्रीस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से तिहरी दूरी पर जाकर के जो है ये टिकती है या दिखाई देती है। कौन? कविता या कला। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो पहली चीज थी, जो सच थी और जो वास्तविक थी, वो तो परम सत्य थी, प्रत्येक। और दूसरी चीज जो जिसको देख करके तुम अनुकरण कर रहे हो, वो तो खुद ही दूसरी थी, यानी कि ये संसार। और तुमने जो बनाई है चीज, वो तीसरी चीज है। इसीलिए क्या कहते हैं कि वो आगे चल के कहते हैं कि एक है क्रिएटर, दूसरा है मेकर और तीसरा है इमिटेटर। ये तीन शब्दावलियां ध्यान रखिएगा। देवेंद्र शर्मा ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा है। क्रिएटर मतलब जिसने क्रिएट किया हो, यानी कि सृष्टा, यानी कि ईश्वर। एक तरह से प्रत्यय जिसके पास उपजता है और प्रत्यय का आकार जिसके पास बनता है, और उस प्रत्यय के आधार पर, उस आइडिया के आधार पर, माने आइडिया ही सर्वोपरि है। आइडियलिस्ट में क्या कि आइडिया ही सर्वोपरि है। और उसी आइडिया के आधार पर फिर क्या करता है वो इस संसार को खड़ा करता है। जैसे कि कवि कर्म में क्या कहते हैं आप? कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि आप कॉपी लेकर बैठे और पूरा एकदम से लिखते जाए सीधे सीधे, नहीं। आप सोच रहे होते हैं, आप जो सोचते हैं उसको लिखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे होते हैं वही कागज पर आता है। सोच आप कुछ और रहे होते हैं, लिखने समय की व्यस्तताएं या विवशताएं कुछ और होती हैं, या शब्दों की अलग अलग जो है रूपरेखा या उनकी मजबूरियां या उनका और प्रभावशाली प्रयोग या आकर्षित करने वाली शैली, ये सब मिलकर के कागज पर जो चीज उतरती है, कई बार वो वही नहीं होती जो आपके मस्तिष्क में चल रही होती है। तो आप क्या देखते हैं कि कागज पर जो आपने उतारा वो उसके तुलना में कुछ दूसरा ही है, मतलब वो जो था। और फिर कागज पर से उतार करके अगर आप उसको किसी ट्रांसलेशन करने वाले को दे दीजिए अपनी ही रचना, तो वो जब ट्रांसलेशन करेगा तो वो कोई तीसरी ही चीज बन जाएगी। जो मूल चीज थी वो यहां थी। उस मूल चीज का जो है रूपांतरण या उसका प्रतिबिंब जो है वो एक तरह से वो कागज पर उतरी हुई चीज थी। और उस कागज पर उतरी हुई चीज का जो है क्या करने कहते हैं कि उसका एक और जो है प्रतिबिंब या उसका एक और रिफ्लेक्शन या उसका एक और इमिटेशनल जो है फॉर्म जो है वो है क्या? जो अनुवाद कर रहा है। मैंने एक साधारण सा उदाहरण दिया। तो कहते हैं कि क्रिएटर जो है वो सृष्टा जो है वो ईश्वर है। ईश्वर इसलिए है क्योंकि प्रत्येक का जनक भी वही है, प्रत्येक की उत्पत्ति उसी के पास होती है। और कहा कि दूसरा कौन है? मेकर है। मेकर को वो दूसरा स्थान देते हैं। मेकर कहने का मतलब है कि बढ़ई या कारीगर को देते हैं, जिनकी चीजें दिखाई देती है। वो कलाकार को एक कारीगर नहीं मानते, कलाकार को वो तीसरे जगह पे ला करके रखते हैं, इमिटेटर के तौर पर मानते हैं। तो इसीलिए बढ़ई को ज्यादा महत्व देते हैं। इस वजह से आप देखिएगा कि आप प्लेटो की जो अवधारणाएं पढ़िएगा तो उसमें कहते हैं कि वो एक कलाकार को अधिक महत्व देते हैं।
वो एक मोची को एक कवि से ज्यादा महत्व देते हैं, एक जो है कविता से ज्यादा महत्व जो है उस जो है मवेशी के गोबर को देते हैं, क्योंकि वो जो थ्योरी वहां पर डेवलप होती है वो क्या होती है, जो सुकरात के यहाँ पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो यूजफुल है वो गुड है और जो यूजलेस है वो बैड है, खराब है। इसलिए उपयोगितावाद की भी एक थ्योरी जो है प्लेटो लेकर के आते हैं और कहते हैं कि भाई जो हमारे लिए उपयोगी है, आइडियल स्टेट के लिए अगर उपयोगी है तो उसको रखो और नहीं है तो हटा दो उसको। वो मवेशी का गोबर उपयोगी है क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। वो मोची उपयोगी है, जो जूते तब चप्पल सिलता है वो बढ़ई उपयोगी है, लेकिन क्या है कि वो कभी उपयोगी है कि नहीं है इस बात पर शक है। इसलिए कहा कि आइडियल स्टेट की परिधि से कवियों को निकाल देना चाहिए और उसमें एक मैंने अपवाद रखा, छोड़ दिया, और वो ये छोड़ दिया कि भाई अगर राष्ट्रीय चेतना का कोई कवि है, राष्ट्रीय स्वर अगर कोई जागृत कर सकता है, वो कवि जो लोगों के अंदर जो है देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा कर सकता हो, या जिनकी कविता सुनकर के लोग तलवार लेकर के भूषण और चंद की तरह मैदान में कूद जाए, तो ऐसे कवियों का तो हमें स्वागत करते हैं। ऐसे कवियों को हम राज्य से नहीं निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने हैं सुकुमार और भावुक और काल्पनिक और ये और वो, उन कवियों को हम जगह नहीं देंगे, उन कवियों का आइडियल स्टेट में कोई स्थान नहीं होगा। तो ये इसलिए उन्होंने बढ़ई को बीच में रखा और कलाकार को एक तरह से अनुकर्ता कहा, कला के की निर्मित करने वाले को अनुकर्ता कहा और कहा कि कला जगत वस्तु जगत के का क्या है, अनुकरण है। तो इसलिए वो सत्य का अनुकरण वस्तु जगत और वस्तु जगत का अनुकरण कला। तो कहा कि पहला तो सत्य प्रत्यय था, दूसरा सत्य ये वस्तु जगत या संसार, और तीसरा सत्य जो हो गई वो कला हो गई। तो हम सच से क्या है, हम सच से दोहरी या तेहरी दूरी पर आकर के ठहरते हैं, ये वो कह रहे थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इस बात का मैं विस्तार भी आपके सामने रख देता हूं थोड़ा सा, लेकिन यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? सर ये जो देश प्रेम राष्ट्र प्रेम वाला बता रहे थे, थोड़ा बता दीजिए एक बार। अमिता, ये अंतिमा मैंने ये बताया कि अरस्तु प्लेटो ने कवियों को आइडियल स्टेट के लिए उपयोगी नहीं माना, ठीक है, लेकिन सभी तरह के कवियों को नहीं माना ऐसा नहीं है। एक कैटेगरी, एक वर्ग कवियों की ऐसी थी जिसके प्रति प्लेटो अपने भाव रोक नहीं पाए और उनको, उनके लिए उन्होंने अनुशंसा कर दी, एक तरह से रिकमेंडेशन कर दिया उनके लिए एक तरह से ये पहल कर दिया, छूट दे दी उनको कि भाई आपको हम बाहर नहीं निकालेंगे। आपको क्यों बाहर नहीं निकालेंगे, कंडीशन क्या है या इसकी वजह क्या है? तो वो कहते हैं कि चूंकि आप राष्ट्रीय चेतना पैदा करने वाले कवि हैं, आप लोगों के अंदर वीरता का भाव पैदा करने वाले कवि हैं, आप देश की मिट्टी के लिए और उसके लिए मर जाने वाले या मिट जाने वाले लोगों को का आह्वान करने वाले कवि हैं, तो आपकी जरूरत है, स्टेट को आपकी जरूरत है। लेकिन जो भावुक कवि हैं, जो कल्पनाएं करते हैं और जो श्रृंगार और प्रेम की केवल कविताएं लिखते हैं, वैसे कवियों का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। अब इस बारे में मैं आपको बहुत ही शानदार किस्म के उदाहरण भी दे सकता था, लेकिन फिलहाल मैं अपने को यहीं पर रोकता हूँ। क्या कुछ समझ में आया अंतिमा? जी सर। अब इस पर देख लेते हैं कि वो कहते क्या है थोड़ा सा। अब प्लेटो, देवेंद्र शर्मा की किताब से ही मैं कोटेशन पढ़ दे रहा हूँ, दूसरी किताबें नहीं पढ़ूंगा ताकि आपके लिए जो सुलभ हो आप देख लीजिएगा। अब पृष्ठ संख्या 8 पर देखिएगा। पृष्ठ संख्या 8 पर देवेंद्र शर्मा कहते हैं, देवेंद्र शर्मा जब कहते हैं तो मैं इसमें विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स की आत्मा को भी शामिल मानता हूं। वो कहते हैं कि प्लेटो द्वारा काव्य की अग्राह्यता के दो आधार हैं। प्लेटो ने कविता को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उसके दो कारण हैं। दो कारण जो है उसमें से एक है दर्शन और दूसरा है प्रयोजन। चूंकि प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं, प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह नित्य है और एक है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है।
हाँ प्रदीप्त, समय हो रहा है तो मैं बस खत्म करता हूं। तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान परम सत्य का, दूसरा स्थान उसके प्रतिबिंब वस्तु जगत का, तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब यानी कि कला जगत का। इसलिए परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है, और अनुकरण का अनुकरण होने से वह मिथ्या है, यानी कि नकल है, झूठ है, भ्रम है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य से त्रिधा जो है क्या है, अपेक्ष जो है दूरी पर है, या उससे 3 कदम दूरी पर जाकर के ठहरती है। उसी के बाद ये वो बताते हैं कि प्रत्येक जगत क्या है, यानी कि सृष्टा कौन है, वस्तु जगत में बढ़ई या कारीगर जो कि एक तरह से मेकर है वो कौन है, और तीसरा जो है वो बताते हैं कि अनुकर्ता इमिटेटर, यानी कि कला जगत की निर्मित करने वाला वो कौन है। और उसके बाद ही वो उदाहरण रखते हैं, जिस उदाहरण में होमर का वो पूरा का पूरा दृष्टांत रखते हैं। कहते प्लेटो का कहना है कि होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडेसी दोनों में देवताओं का चरित्र जैसा चित्रित है, वह असत्य भी है और अनुचित भी है, क्योंकि उन्हें क्रूर, लोभी, कलही, प्रतिशोधी आदि रूपों से चित्रित किया गया है। अपनी निर्बलताओं के कारण ऐसे देव चरित्र साधारण मानवों के धरातल पर आ जाते हैं, फिर उनका देवत्व क्या रहा, उनका देवत्व ही जैसे कि खत्म हो जाता है, मनुष्य के बराबर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, देवता को समथिंग स्पेशल या महत्वपूर्ण होना चाहिए। जान ही रहे हैं कि जिसके लिए ईश्वर महत्वपूर्ण होगा वो भाई कैसे चाहेगा कि उसके ईश्वर को आप डिक्लास करके मनुष्य के स्तर पर ले आइए। इसीलिए जब आगे चल करके आप क्रोचे के पास आएंगे तो क्रोचे भी प्रत्ययवादी दार्शनिक है या प्रत्ययवादी चिंतक है, और क्रोचे भी चेतना को ही परम सत्य मानते हैं, चेतना ही उनके लिए परम सत्य है। और क्रोचे को पढ़ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जिस समय क्रोचे अपने प्रत्ययवाद की थ्योरी डेवलप कर रहे हैं या अभिव्यंजनावाद की थ्योरी दे रहे हैं, उसी समय मार्क्सवाद की थ्योरी भी प्रचलित है। तो होता कि ये प्रतिवादी हो रहे थे, विचार ही इनके लिए सत्य था। और मार्क्सवादी विचारधारा के लिए क्या था, मार्क्सवादी विचारधारा के लिए विचार सत्य नहीं था, जीवन सत्य था। तो क्रोचे क्या कर रहे थे उसी समय में, देखिए कैसे एक समय में प्लेटो और अरस्तु है, और एक समय में देखिए कि जो है किस तरह से जो है क्रोचे भी है और मार्क्स भी हैं, या क्रोचे भी हैं या रिचर्ड्स भी हैं, जबकि दोनों के बीच में लगभग 2500 या 2000 से ज्यादा जो है वर्षों का अंतर है। मार्क्सवादी दुनिया क्या कहती है कि यथार्थ ही महत्वपूर्ण है, जीवन ही महत्वपूर्ण है, संसार ही महत्वपूर्ण है, गोचर जगत ही महत्वपूर्ण है, आंखों से जो दिखता है वही महत्वपूर्ण है। और क्रोचे कहता है कि नहीं, प्रत्यय महत्वपूर्ण है, गोचर जगत या वस्तु जगत महत्वपूर्ण नहीं है, और इसलिए वो अलग तरह की थ्योरी लेकर के आते हैं। मैं ये इस तरह से आपको इसलिए बता देता हूं कि आप जब आगे भी पढ़ेंगे तो पीछे की चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, या आपके अंदर कुछ अकुलाहट होगी कि इस तरह से जो रिश्ते बन रहे हैं उनको हम कैसे देखें या किस तरह से सोचे या समझने की जोड़ करके भी देख ले। अरस्तु कौन थे, क्या थे, इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, पर मैं समझता हूं कि अरस्तु के इस अनुकरण के सिद्धांत पर जरा सा एक दो बातों पर प्रकाश डाल ले कि अरस्तु अनुकरण को क्या कहते थे। प्लेटो ने अनुकरण को क्या कहा, आप समझ गए क्या कहा? नकल हु अध्याय बताइए कि प्लेटो ने अनुकरण को क्या कहा। नकल का नकल। निधि उपाध्याय, सुनील आपका नाम निधि उपाध्याय तो नहीं है ना? निधि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। आप बताइए कि प्लेटो के हिसाब से अनुकरण क्या है? सर जो प्रत्यय है उसका अनुकरण वस्तु जगत हो जाता है, और यानी उसकी नकल, और जब उसकी नकल करते हैं तो वो कला जगत में आ जाता है। वो उसकी परिभाषा भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए तो परिभाषा चाहिए ना। तो वो कहा प्लेटो के अनुसार, निर्मला जैन की किताब से मैं एक उदाहरण पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये उदाहरण हो सकता है आपको इग्नू के नोट्स में भी मिल जाए। प्लेटो के अनुसार तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। अमूर्त ज्ञान रूप, अमूर्त मतलब जो विजुअलाइज नहीं है। वस्तु सत्य उस ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है, मतलब उसका मूर्त रूप है, विजुअलाइज। और कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र।
उस कला जो है वस्तु जगत की भी एक धारणा है या उसका आभास। जो अंतर सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और आभास के बीच है। कला की प्रकृति अनुकरणात्मक होने के कारण असत्य मूलक होती है या असत्य का भान कराती है। उसमें सत्य केवल शुभ के रूप में ही वर्तमान रहता है। यानी कि सत्य शुभ के रूप में वर्तमान रहता है का तात्पर्य क्या है? यानी कि जो यूजफुल है, यानी कि जो गुड है, जो गुड है, कल्याणकारी है, वो उसका स्वागत है। जो नहीं है वो सब असत्य के खाते में चले जाते हैं, ऐसा वो मानते हैं। और मानते हैं कि ये तीन कड़ी है, क्रिएटर की और मेकर की और इमिटेटर की। इन तीनों कड़ियों के हिसाब से देखना चाहिए। आपको इसमें याद क्या करना है या समझना क्या है? आपको समझना है कि प्रत्यय क्या है, प्रत्ययवाद क्या होता है, आत्मवादी जो अवधारणाएं होती हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। आपको ये समझना है कि प्रत्यय का पहला रूप क्या है, प्रत्यय का दूसरा रूप जो वस्तु जगत है वो क्या है, और आपको ये समझना है कि वस्तु जगत का जो अनुकरण है यानी कि कला जगत वो क्या है। जब इन शब्दों को या इन संदर्भों को आप समझ जाएंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कि मूल रूप से जो है प्लेटो कहना क्या चाहते थे, वो क्या बताना चाहते थे और क्यों वो इस तरह की व्याख्या कर रहे थे। और इसका जो संदर्भ है या इसको समझने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, ये आज का आपका टास्क भी है कि आप देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब खोलेंगे। अगर सभी के पास नहीं होगा तो किसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके पास किताब अगर है तो वो पीडीएफ बना करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देगा, शेयर कर देगा, जिससे कि बाकी लोग भी पढ़ लें कि वो किस किस तरह से आलोचना करते हैं। तो कल की क्लास में आप बहुत सारे सवाल मुझसे कर सकते हैं या हम लोग एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं। अभी ये है कि अरस्तु जब अनुकरण की थ्योरी लेकर के आते हैं तो अरस्तु के लिए क्या है, ये वही नहीं रह जाती। ये दरअसल क्या है कि तारकनाथ बाली की आपके पास है तो आप तारकनाथ बाली का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि अरस्तु जब लेकर के आते हैं अनुकरण के सिद्धांत को, अपने गुरु के उस सिद्धांत के साथ जब जोड़ते हैं तो अरस्तु थोड़ा सा उसको अलग तरह से क्रिएट करते हैं। अरस्तु क्यों अलग तरह से क्रिएट करते हैं? अरस्तु अनुकरण की थ्योरी क्यों अलग दे पाते हैं? क्या प्लेटो के साथ उनकी सहमति क्यों नहीं बन पाती है, असहमति क्यों रह जाती है? आप देखिएगा कि अरस्तु की निर्मिति में भी अलग वातावरण काम करती है। प्लेटो की निर्मिति जिस तरह से होती है, प्लेटो जिस तरह से डेवलप होते हैं या प्लेटो को जिस तरह का परिवेश मिलता है, उसी तरह का परिवेश या उसी तरह की चीजें जो है क्या है अरस्तु को मिलती है? नहीं मिलती है। अरस्तु को उससे बेहतर या अच्छी चीजें मिलती हैं। आप जानते हैं कि 384 ईसा पूर्व में जब अरस्तु का जन्म होता है तो जहां जन्म होता है, कौन सी जगह में जन्म होता है? कुस्तुनतुनिया सर, मैसेडोनिया, जिसे मकदूनिया कहेंगे, ठीक है ना। अस्तगिरा, अस्तगिरा नाम से जो है एक जगह है, वहीं पर उनका जन्म होता है। उनके खानदान के लोग राज परिवार से जुड़े होते हैं, शाही परिवार से, कहते हैं कि भाई वैद्य या जो वो है उस तरह से। तो पिता जो उनके थे निकोमाखस, निकोमाखस वो मकदूनिया के राजा अम्यूनतस द्वितीय के राज वैद्य थे, जिसे अमिनतास भी कहा जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस और इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे। अमिनतास के वो राज वैद्य थे, यानी कि जो राजा का चिकित्सक होता है, उपचारी होता है, वो थे। वो जाहिर सी बात है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, पैसों की कोई कमी नहीं रही होगी, उस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी है ना कि इनके साथ भी एक ट्रेजेडी घटी जाती है, उसका असर नहीं पड़ता, पिता की मृत्यु। और तो अरस्तु के बायोग्राफ को भी जरा देख करके आइएगा। इससे क्या होगा कि ये डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी या उन सिद्धांतों को समझने में आसानी होगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि प्लेटो जो है क्यों कविता के खिलाफ जा रहे थे और क्यों कला को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, कला को क्यों वो आइडियल स्टेट से बाहर निकाल दे रहे थे। लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं किया। अरस्तु उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, अरस्तु उसकी अनुशंसा कर रहे थे और उसको वो एक तरह से रिक्रिएटिव या रिप्रोडक्टिव जो है वर्क के रूप में देख रहे थे और ये मान रहे थे कि जो कला जगत है वो वस्तु जगत को और बेहतर बनाने की ही एक उपक्रम है।